Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और फील प्राइड टू बी एन इंडियन एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आज के दिन है ना, बचपन में तो हम लोग आज के दिन स्कूलों में सेलिब्रेट करते थे, बट विद टाइम थिंग्स गॉट चेंज है ना। और अब तो कोविड भी है, तो जो बच्चे भी हैं वो भी उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट ठीक है। चलिए, आज जो हमें सेशन डिस्कस करना है वो 2 दिन का करना है। एक 26 जनवरी जो आज है और एक है 25 जो कल थी। तो दोनों ही सेशन को मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। कल के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स प्लस आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, दोनों चीज़ हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ और है, कल शायद द हिंदू ना आए क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो जब भी कोई नेशनल हॉलीडे रहता है उसके नेक्स्ट डे हिंदू नहीं आता है। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हिंदू के अलावा दूसरे न्यूज़पेपर हैं वहाँ से लेकर डिस्कस कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ये 25 जैन के कुछ एडिटोरियल्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे फिर 26 पे आते हैं। इंडिया नीड्स अ नेशनल विजन, ये आर्टिकल जो बेसिकली कहने की कोशिश क्या कर रहा है, मैं आपको ना इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2 दोस्त थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। ठीक है, राम जो है ना वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाता था, टाइम टेबल बनाता था, वो सोचता था मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन उसका फोकस कहीं नहीं रहता था और वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता था। बस उसका था हवाई फायर करना और प्लान बनाते रहना कि भैया ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। श्याम जो है ना बहुत कैलकुलेटिव था, वो टाइम टेबल भी बनाता था, पर वो टाइम टेबल में रियलिस्टिक चीज़ें लिखता था। वो लिखता था कि मैंने भैया एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है, ये 16 घंटे लिख देता था और पढ़ता 6 मिनट नहीं था। श्याम जो है वो लिखता था मुझे 6 घंटे पढ़ना है, पर वो 6 घंटे को फिर अचीव करता था। तो श्याम का काम था कि हाँ टाइम टेबल प्लानिंग सब कुछ चल रहा है, पूरा फोकस के साथ उसको एज इट इज फॉलो करना। तो ये राम और श्याम के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। राइटर इस आर्टिकल में बोलने की कोशिश करेंगे कि भारत जो है ना वो राम है और श्याम जो है वो चाइना है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है कि भारत जो है समय समय पे बहुत सारी चीजें घोषणा कर देता है, लेकिन फिर उस चीज को वो फॉलो नहीं करता, उस चीज को वो एप्लीकेबल नहीं करा पाता या फिर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। वहीं चाइना जो है वो रोड मैप तैयार करके रखता है फ्यूचर में किस तरीके की चीजों को करना है, और जो वो कहता है उसको वो हासिल भी कर लेता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि चाइना ने जो है 2015 के अंदर एक स्टेटमेंट जारी करी थी, कैंपेन चलाया था मेड इन चाइना 2025, जिसके अंदर उन्होंने 10 ईयर प्लान बनाया था कि इस तरीके से 10 साल के लिए हमारी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से मेड इन चाइना 2025 को प्राप्त करने के लिए हम इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेंगे। और उसी के चलते हुए अब ये देखने को मिल रहा है कि ये जो इनका टारगेट था ना उसका 70% सेल्फ सफिशिएंट ये 2025 तक हो जाएंगे, 70% टारगेट जो है ये अचीव कर लेंगे और 2049 तक अचीव अ डोमिनेंट पोजीशन इन ग्लोबली। तो ये चाइना का आप देख सकते हैं व्यवहार कि वो कोई प्लान बनाता है, वो उस पर काम करता है, वो स्टिक करता है। और राइटर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग प्लान भी नहीं बनाते हैं। जैसे भारत ने अभी तक ये कहता है कि मेड इन इंडिया डिफेंस में करना है, ठीक है, लेकिन क्या भारत ने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि हम 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक हम मेड इन इंडिया डिफेंस करेंगे, हम बाहर से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है राइटर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर देखिए चाइना ने 2019 में एक डिफेंस वाइट पेपर स्टार्ट किया था और उसमें कहा था कि बाय 2035 जो है वो अपनी नेशनल एंड डिफेंस मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर लेंगे, विश्व की नंबर 1 इनकी मिलिट्री हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस तरफ ये काम भी कर रहा है। और राइटर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 2049 तक जो है चाइना की मिलिट्री जो है वो वर्ल्ड क्लास हो जाएगी और इनके बराबर कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तो ये कुछ इनके जो प्लान थे उसको ये मतलब फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, उन प्लान्स को ये इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि साफ साफ एक अंतर नजर आ रहा है। तो राइटर जो है वो कहते हैं इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना। और देखो इकोनॉमिकली ये कहते थे कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम ये कहते थे कि हम भैया इकोनॉमी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, चाइना कहता था। आज वो कर रहा है, कुछ दिन में वो यूएस को सुपरसीड तो कर ही चुका है, लेकिन ग्लोबली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, कुछ दिन में ये भी कर लिया जाएगा। तो चाइना का जो हमेशा फोकस रहा है ना वो काम करने पर ज्यादा रहा है, दिखाने पर कम रहा है। राइटर यही बोलते हैं कि भारत को भी ना कुछ इस तरीके का एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान बनाना चाहिए जो आने वाली सरकारें भी फॉलो करें और उस प्लान से स्टिक करते हुए टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। यही बात यहाँ पे राइटर इस आर्टिकल के अंदर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राइटर ये भी कह रहे हैं कि आप वेस्टर्न नेशन के से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। 1960 की बात है, 1950 एंड अर्ली 1960 की बात है,
जब यूएसएसआर जो है वो उस समय काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा था पूरे विश्व को, यूएसएसआर के काफी ज्यादा नाम हो रहे थे, तो यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है बहुत जल्दी मून पे अपना आदमी भेजेंगे। और उसके चलते हुए फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्क भी किया, उन्होंने अपनी जो स्पेस एजेंसीज उनको खूब सारा फंड दिया, और अगले 10 साल के अंदर, अगले 4-5 साल के अंदर ही फिर इन्होंने अपना बंदा जो है वो मून में भेज दिया था। मतलब टारगेट इन्होंने 7-8 साल 10 साल का लिया था, लेकिन बहुत जल्दी उसके बाद भेज दिया था, क्योंकि उनकी एजेंसी को प्रॉपर फंड दिया गया, वहां के जो हेड थे उन्होंने उस तरफ काम किया। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसीज आपके यहाँ भी आनी चाहिए, आपको भी प्लान आउट करना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके की चीजों को करेंगे। ये एग्जाम्पल इन्होंने मून में भेजने का दिया, इट डजंट मीन कि यहाँ पे मून पे भेजने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो ठीक है आप एक टारगेट लीजिए कि हाँ भाई 2030 के बाद भारत में कोई भी मेक इन मतलब बाहर की चीजें नहीं बनेगी, एक टारगेट लो। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगस्त 2000, एक और एग्जांपल यहाँ पे राइटर देते हैं कि 2018 में इंडिया ने अनाउंस किया था सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस बाय 2022। तो राइटर कहते हैं वेयर आर वी, हमने क्या किया। तो ये राइटर ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस जॉन एफ कैनेडी वाले इंसिडेंट से। इंडिया कैरिड आउट ओनली 2 स्पेस लॉन्चेस इन 2021 विच एक उसमें से फेल हो गया है, एंड चाइना ने देखिए वहीं 47 स्पेस लॉन्चेस करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है। तो भारत का चाइना से कंपेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना एक तो हम पे दबदबा रखता है, हमको समय समय पर उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है, हमारा पड़ोसी देश है, प्लस इंडिया का चाइना का जमाने में कंपटीशन था एक जमाने में, अब वो अलग बात है कि चाइना ने थोड़ा सा बूम पकड़ लिया है। फिर राइटर यहाँ पे देखो आत्मनिर्भर कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस चीजों को करेंगे। इसके अलावा जैसे राइटर का एग्जाम्पल देते हैं, और राइटर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं भारत अच्छा नहीं कर रहा है, भारत देखो किसी किसी चीजों में बहुत अच्छा था, जैसे कि वैक्सीन के मामले में, फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, लेकिन राइटर बोलते हैं कि वहां भी हमें प्रॉब्लम क्या हो गई, भारत ने बहुत सारे कंट्रीज को वादा किया था कि हम आपको वैक्सीन देंगे, काफी सारी कंट्रीज से पैसे भी ले लिए थे, पर जब कोविड में सेकेंड वेव आई और भारत की खुद की हालत उस समय काफी गंभीर हो गई थी, तो उस समय पहले हमने वैक्सीन को जो देना था वो अपने कंट्री में देना स्टार्ट किया, जिसके चलते हुए जो हमारे वादे थे ना काफी सारे खाली चले गए। तो राइटर बोलते हैं कि उसका फायदा चाइना ने उठाया, उसने अपनी वैक्सीन पहुंचाई। तो राइटर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस चीज में आप हैं उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरी चीजों में भी आना है। इसके अलावा राइटर यहाँ पे बोलते हैं यूएवी एंड ड्रोन इंडस्ट्री भारत के अंदर जो है वो धीरे धीरे आनी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ डीआरडीओ है वो काफी अच्छा काम कर रही है और रडार एंड मिसाइल्स के ऊपर, लेकिन अभी भी वो चीज इतनी नहीं है जितना चाइना के पास है। तो ये सब बातें यहाँ पे राइटर जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के पास एक नेशनल विजन प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से हम चीजों को लेके चलेंगे जो चाइना हमेशा से करता हुआ आया है। इसके बाद राइटर देखो फिर और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत में जो है बहुत सारी चीजें समय समय पर बोल दी जाती है, हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे देते हैं और बहुत समय हमें जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बहुत सारी बात उस समय करके फिर भूल जाई जाती है। तो नेशनल विजन डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी 3 स्टेप प्रोसेस ये बता रहे हैं किस तरीके से होगा, क्या करना है, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम उसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। फिर देखिए अगला आर्टिकल है व्हाई इंडिया नीड्स अ सिंगल एजेंसी टू गार्ड इट्स बॉर्डर। देखो भारत की जो टेरिटरी है वो अलग अलग हमारी सेनाओं के द्वारा गार्ड करी जाती है, जैसे कि हमारे जो सेनाएं हैं इनके अलग अलग नाम हैं, तो भारत के बॉर्डर को एक ही सेना गार्ड करे ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा जा रहा है। ये कल के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था और मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। द हिंदू में कल खास कोई ज्यादा आर्टिकल थे नहीं, कि आर्टिकल ठीक था जो मैंने डिस्कस किया। कल एक इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए भारत जो है ना वो करीबन 15,106 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद डिफरेंट कंट्रीज। तो देखो भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो है 3,323 किलोमीटर, सीनो इंडो बॉर्डर जो है वो है 3,488 किलोमीटर, सीनो मतलब चाइना है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो है 4096.7 किलोमीटर, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो है 1751 किलोमीटर, इंडो भूटान बॉर्डर जो है वो 699 किलोमीटर, इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो है 1643 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हुई बात। एक क्वेश्चन है मेरा, भारत किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको जवाब मिल चुका है बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखने का ये। चलिए अब देखो भारत की करंट सिचुएशन क्या है, जो हमारे बॉर्डर पे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस कहां पे गार्ड करती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आर्मी जो है वो आपकी एलओसी एंड एजीपीएल पे आपकी लोकेटेड है। एजीपीएल का मतलब है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही है। फिर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो है इंटरनेशनल एंड बांग्लादेश के बीच का भारत का देखती है।
LAC जो है वो मोस्टली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड आसाम राइफल्स के द्वारा देखी जाती है। सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। आसाम राइफल्स जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर देखती है। और इसी की तरह हम ये देख सकते हैं कि नटशेल के अंदर आर्मी के अलावा वी हैव 4 एजेंसीज जो बॉर्डर को गार्ड कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो ये भी आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन सी जगह को कौन सी सेना जो है वो गार्ड कर रही है। दूसरी चीज ये कि आप ये सोचेंगे कि सर आर्मी तो हर जगह आ जाती है, फिर आप तो अलग अलग फोर्सेस बता रहे हैं। तो देखो ये फोर्सेस का काम ना पीस के सिचुएशन में उन बॉर्डर्स को गार्ड करना है, बट जब भी वॉर की लाइक सिचुएशन होगी वहां पे आर्मी इन सेनाओं को रिप्लेस करेगी। तो ये बात मतलब एक स्टेब्लिश फैक्ट है। बाकी ये अलग बात है कि जब वॉर की सिचुएशन होती है तब पुलिस वालों को भी सरकार कहते हैं लड़ने को, बट द थिंग इज कि जो मेन पर्पस है वो ये है। अदर कंट्रीज विश्व में और कंट्रीज में क्या सिस्टम है बॉर्डर को गार्ड करने का, तो ईरान जो है उनकी एक ही फोर्स है जिसका नाम है बॉर्डर गार्ड कमांड, ये पूरे बॉर्डर को गार्ड करती है। इटली की भी इकलौती है बॉर्डर पुलिस सर्विस। रशिया के पास भी एक ही है बॉर्डर गार्ड सर्विस। यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर चलती है। तो मतलब ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से विश्व की अलग अलग कंट्रीज का एक ही सिक्योरिटी फोर्स है जो बॉर्डर को गार्ड करती है। चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर भी पीपल्स आर्म पुलिस जो है वो गार्ड करती है। पाकिस्तान 2 है, फ्रंटियर कॉर्प्स और द रेंजर्स। रेंजर्स जो है ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को देखते हैं, फ्रंटियर कॉर्प्स जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर्स को देखते हैं। और ये सारी चीजें हमने देखी कि विश्व में और कंट्रीज का जिसका भारत से थोड़ा सा रिलेशन है या भारत के आसपास हैं उनका क्या सिचुएशन है इस मामले को रखते हुए। अब क्या कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि क्यों भारत को सिंगल गार्ड की जरूरत है बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि टास्क मोर कॉम्प्लेक्स। देखो जी क्या होता है, अलग अलग जगहों को जब अलग अलग लोग गार्ड करते हैं तो कनेक्शन बनाना, कनेक्शन बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर सेना का अपना हेड होता है, हर सेना अपने तरीके से फंक्शन करती है, ये एक समस्या है। कोहेरेंट पॉलिसी, ट्रेनिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर सेना का अपना अलग तरीका है, हर सेना अपने एक अलग स्पेशलिटी के साथ आती है तो उनका तरीका अलग है, वो अलग स्पेशलिटीज में होते हैं। तो फिर एक जगह पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से काम करना भी समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पे ये भी है कि देखिए पीस टाइम सिनारियो के लिए तो ये है, फिर आप आर्मी को ही बुलाते हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है, फिर आप आर्मी से ही गार्ड कराइए, इन लोगों को आर्मी में ही भर्ती कर लीजिए। तो ये सारी बातें करी जा रही हैं। लेकिन देखो इसका ना जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं उनका एक पॉइंट ये भी है, जैसे कहा जा रहा है कि अलग अलग सेनाएं जो हैं वो अलग अलग जगहों को गार्ड करती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ITBP आपकी, ये बहुत फेमस है पहाड़ों के एरियाज में भारत को सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि पहाड़ों के एरियाज में ना जो वहां पे ट्रेन लोग होंगे जो उस एरिया को अच्छे से जानते होंगे वही बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो ये IDPP है ना ये बेसिकली पहाड़ों के लिए काफी फेमस है, पहाड़ों पे युद्ध करने के लिए काफी फेमस है। तो फिर यहाँ पे जो इसके फेवर में बोलते हैं वो कहते हैं कि भैया फिर जरूरत है ना अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइप की सेना का, क्योंकि वहां पे आप सिंपल आर्मी के पर्सन्स को भेजोगे, दे विल गिव देयर 100%, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उन लोगों को उस एरिया का इतनी नॉलेज नहीं होगी और किस तरीके से वहां पे वर्क किया जाता है, थोड़ा सा जो मतलब आप कहते हो ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा वो मिस होगा। तो फिर इसका भी एक सॉल्यूशन ये भी बताया जाता है कि भैया फिर आप आर्मी में ही इसको मर्ज कर दीजिए और इसको सेपरेट तरीके से ट्रेनिंग चलने दीजिए। तो अलग अलग इस पे अपने अपने लोगों के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए चाइना जो है वो क्या कर रहा है बॉर्डर्स पे। चाइना देखो अभी रिसेंटली हमने उनका एक नया बवाल देखा था, शियोकैंग मॉडल बॉर्डर करके ये विलेजेस बना रहे हैं भारत के पड़ोसी जगहों पे, जहां पे कल को ये विलेजेस में लोगों को बसा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं कि कल को अगर जब लड़ाई झगड़ा हो, सॉर्ट आउट हो, सॉल्यूशन निकले तो चाइना ये बोल सके कि भैया हमारे तो विलेज है यहाँ पे, हमारे तो लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ही हमारा पार्ट है, आप हमें दे दो। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पे हमने देखा चाइना किस तरीके से चीजें कर रहा है, डोकलाम के आसपास कर रहा है। इन सब का सॉल्यूशन जो है ना राइटर ने एडिटोरियल में ये दिया था कि नेशनल बॉर्डर गार्ड बनाओ। ये नेशनल बॉर्डर गार्ड जो है ये पूरी की पूरी जितनी भी आपकी चारों तरफ का हमारा बाउंड्रीज हैं, देश की लैंड बाउंड्रीज हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उसको ये देखेगी, इसको ट्रेंड करो, और इस तरीके की बातें यहाँ पे करी गई थी। आगे बढ़ते हैं और कल के हमने एडिटोरियल्स देख लिए, अब हम आज के देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्लैट का कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। 2022 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 के लिए ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। एलेट का मॉक है, क्लैट का मॉक है। इसके अलावा अगर आप एनएलसेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनएलसेट का मॉक है, एनएलसेट का कोर्स है। इसके अलावा क्लैट PG LLM की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट LLM का ईयर लॉन्ग कोर्स है। क्लैट LLM का मॉक टेस्ट है 2022 के लिए। क्लैट LLM 2022 के लिए भी क्रैश कोर्स है। 2023 का ये ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है और ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके बाद DOLLB के स्टूडेंट जो हैं वो भी हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। DOLLB के मॉक्स भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है इन कोर्सेज में परचेस करने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे वेबसाइट का, हमारे ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां से आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, ये आर्टिकल की लाइन है, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं, थोड़ा सोच के देखिए, 1 मिनट दिमाग में लीजिए। रिपब्लिक का बेसिकली जो मीनिंग है ना, वो निकाला जाता है एंटी मोनार्कियल। अब ये मोनार्की क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो गाइस, मोनार्की बेसिकली रूल ऑफ वन, मोनो। आज की डेट में जो रशिया है, बहुत सारे जो जानकार हैं इसको भी मोनार्की बोल देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे वर्ल्ड की उसको समय समय पे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। पर जैसे रशिया हो गया, इसको काफी सारे लोग जो है वो मोनार्की कैटेगरी में डालते हैं। बेसिकली मोनार्की का मतलब है हेरिडिटरी रूल, एक बंदे के बाद दूसरे बंदा आएगा। नॉर्थ कोरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। और आपको जो है सारी के सारे उस मोनार्क की माननी पड़ेगी। राजा का शासन, राजा की बातें, आपको राजा की बातों को स्वीकार करना होगा, आप उसके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली मोनार्की होता है। तो रिपब्लिक जो है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है, इट्स एंटी मोनार्कियल। रिपब्लिक जो है ये लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से आया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक थिंग। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये ओपन में होती है। देखो बेसिकली पहले जमाने में गांवों में जो चर्चा करके, गांव पंचायतों में चर्चा करके लोग आपस में इकट्ठा करके नियम कानून बनाते थे, वही बेसिकली रिपब्लिक है। अब आप कहोगे कि सर फिर तो हम लोग तो बना ही नहीं रहे नियम कानून, फिर हम रिपब्लिक कैसे कहला रहे हैं? भैया, जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है उस हिसाब से हर बंदे का से होना हमारे देश के कानून बनाने में ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का यूज करते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में जाके रूल्स फॉर्म करने में मदद करता है, हमारी बातों को वो रखता है। जो कॉन्सेप्ट बेसिकली है ना, होता ही नहीं होता, वो तो अलग बात है। तो ये सारी चीजें डिस्कसिंग, डिबेटिंग, डेलिब्रेटिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये इसी चीज का पार्ट है रिपब्लिक का, कि लोग आपस में बातचीत करें, किसी चीज पर तर्क हो, वितर्क हो, डिसीजन मेकिंग हो और उस तरीके से नियम कानून फॉर्म हो। तो रिपब्लिक इज गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। बेसिकली रिपब्लिक का मतलब ये होता है। अब देखो, गांधी जी ने ना रिपब्लिक वर्ड का काफी ज्यादा इंफेसिस किया था और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज का डिमांड रखने की कोशिश करी थी। उनका यही कहना था कि भारत के सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हों, वो अपनी बातों को रखें, वो बात करें कि हमें कौन से कानून फॉर्म करने हैं, कौन से नहीं फॉर्म करने हैं। रिपब्लिक का बेसिकली मतलब ये भी होता है कि आप ही के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसका आप ही को फॉलो करना है। मतलब हमने जो कानून बनाए हैं उसी को हम सेल्फ मोड रेगुलेशन की तरह खुद फॉलो करें। तो ये सब क्या है? दिस आर द पार्ट ऑफ रिपब्लिक, यही होता है रिपब्लिक। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर हमारा प्रेम्बल देखा होगा तो एक चीज आप लोगों को खटकती होगी, वो होती है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, तो फिर ये डेमोक्रेटिक क्या है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों लिखते हैं? बहुत सारी कंट्रीज में ये दोनों टर्म जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल यूज करी जाती है, कुछ अलग नहीं है। कहीं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब सेम है, लेकिन इंडिया में ये नेहरू जी का कहना था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम। ऐसा ही क्यों कहा गया था? उनका जो बात था काफी हद तक सही था। उन्होंने ये कहा कि देखो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जनता के द्वारा नियम कानून बनाना, बट इसमें जो है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समाज में आपने किसी एक वर्ग को अलाउ कर दिया नियम कानून बनाना, दूसरे वर्ग को रोक दिया। समझ में आई बात? पर्टिकुलर लोगों को आपने कहा कि ठीक है तुम नियम कानून बनाओ, तुम लोग नहीं बना सकते हो। तो रिपब्लिक तो वो भी है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि सबके द्वारा, सब इन्वॉल्व है, कोई नहीं छूट सकता। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टर्म यहाँ पे हमारे प्रेम्बल में जोड़ी गई थी। तो ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद देखो बर्किना फासो की ये न्यूज है। बर्किना फासो जो है ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज वेस्ट अफ्रीका की मानी जाती थी। यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया है, ठीक है, मिलिट्री कूप हो चुका है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रोच मार्क क्रिश्चियन, इनको हटा के यहाँ पे मिलिट्री जो है तख्ता पलट कर चुकी है। और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वर्ल्ड के काफी सारे कंट्रीज में मिलिट्री कूप आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि म्यांमार हमारा जो पड़ोसी देश है, हमने वहां पे देखा था। कुछ समय पहले हमने बोलोविया में इस तरीके का इंसिडेंट देखा था। एक और कंट्री के बारे में जल्दी अभी हमने मिलिट्री कूप देखी है। अफगानिस्तान में मिलिट्री कूप नहीं बोलेंगे तो तालिबान कूप कह सकते हैं, है ना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो बुर्किना फासो, once known as one of the most stable countries in West Africa, has been mired in a deadly cycle of jihadist violence since 2015. Monday coup in which mutinous soldiers outthrew the democratically elected government of President Roch Marc Christian Kabore. इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा था वहां पे। देखिए टेररिज्म भी बहुत ज्यादा है। बुर्किना फासो का आज आपको मेरे होमवर्क दे रहा हूँ।
मैप में जाके ना, मैंने यहाँ पे यूज़ करना भूल गया हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, मैप में जाके बुर्किना फासो की लोकेशन देखना। जब भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ो ना, उसकी लोकेशन तुरंत देखा करो। चाहे आप फिर एलएलएम के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लैट यूजी के स्टूडेंट हो, फिर चाहे क्लैट पीजी के हो, चाहे ड्यूएलएलबी के हो, चाहे एनएलएसएट के हो, चाहे एलेट के हो। जरूरी नहीं है कि आपकी एग्जाम के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो वही आप पढ़ो। बुर्किना फासो कहाँ है आपको पता होना चाहिए, जिंदगी भर का ज्ञान है, आपको रहना चाहिए दिमाग में। वेस्ट अफ्रीका में कितनी कंट्रीज है, बुर्किना फासो के थोड़ा सा पता तो रहे। मैप में जल्दी जल्दी मैं आज यूज़ करना है यहाँ पे भूल गया। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो आज हमने 2 सेशंस देखे, एक कल का एक आज का। बुर्किना फासो का कूप देखा हमने, मैंने आपको रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं, रिपब्लिक टर्म कहाँ से आई, मोनार्कियल का मतलब क्या होता है। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल देखा कि क्यों भारत को एक सेम बॉर्डर की जरूरत है पूरे कंट्री के चारों तरफ। गलत बोल दिया मैंने, बॉर्डर में चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारे सेम होने चाहिए, सेम सिक्योरिटी फोर्सेज होनी चाहिए। क्यों इसकी जरूरत है, हमने तर्क भी देखा, वितर्क भी देखा। हमने देखा भारत किसके साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे, भारत का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग डिसेंडिंग ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, फिर ऐसे से करके जो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ आप क्रम में इसको सजाइए। लेट्स सी आप लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया है। फिर हमने यहाँ पे भारत का विजन वाला आर्टिकल देखा कि चाइना से कैसे कनेक्ट किया। चाइना विजन रखता है, उस पर प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, फिर काम करता है, भारत में क्या लैक करता है। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी। थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हमारे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और आप लोगों को दिल से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच हम पे विश्वास करने के लिए। एंड क्लैट पॉइंट विल नेवर लेट यू डाउन, दिस इज माई प्रॉमिस। तब तक कोशिश कर सकते हैं उतना आपको फ्री कंटेंट देंगे, और साथ ही साथ जो हमारे कोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी भी डे बाय डे और इम्प्रूव करते चलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय